तो जब प्रेशर लगेगा उस लिक्विड का, तो ऐसा नहीं हो कि दीवार पतली है और वो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेल एग्रीगेशन प्रेजेंट। गैस्ट्रोवेस्कुलर में दो बातें छिपी है, डाइजेशन भी है, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर 8 सीलियरी कॉम्प्लेट्स हैं। अब 3 बातों से साइक्लोस्टोमेटा को याद रखें। तो देखो पीछे वाले वर्ड जॉ से लेके आए, जॉलस फिशेस, जो नहीं है तो फॉल्स फिशेस। फाइनली इनके जो पेरेंट है वो फ्रेश वाटर में ही मर जाएंगे आफ्टर, और इसीलिए जो शार्क फिशेस हैं दे स्विम कंटिन्यूअसली। उन्हें हमेशा तैरना पड़ेगा लाइफ के स्टार्ट से लाइफ के एंड तक। एक्वेरियम में हम फिश को वॉच करते हैं तो ये वाली फिशेस एक जगह पर स्टेबल हो सकती है। देखिए नाम रेप्टिलिया क्यों आया, रफ और ड्राई होने से एक रीजन और समझ में आता है, और आपने ये बात तो सुनी है कि गिरगिट रंग बदलता है। एपिथेलियल टिश्यू, देखिए बच्चों एपी एंड थीलिया ये 2 टर्म्स आप जानते हैं, सब लोग अंडरलाइन करते चलिए। आप अपनी बुकलेट को सीधा सीधा सिंप्लीफाई करके अंडरलाइन कीजिए, और ज्यादा यदि आपको याद रखना है और अच्छे से तो आप पॉइंट नंबर भी डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कि इस ब्लॉक में 3 पॉइंट हैं या 4, तो यही हाथों हाथ याद हो जाएंगे। घर पर छोटा सा रिवीजन ही आपका काम कर देगा। तो देखिए एपी और थीलिया हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जो टिश्यू किसी दूसरे टिश्यू पर ग्रो करेगा उसे हम एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। बच्चों जब एपिथेलियल टिश्यू की बात आती है तो हमारी बॉडी में एक बेस्ट एग्जांपल अभी हमें अपने हाथ के ऊपर दिखाई दे रहा है, और वो कौन है, स्किन, राइट है। अब जब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, तो स्किन का एग्जाम्पल हमारे इस टॉपिक में कई जगह पर दिया गया है, आप उसे देखते रहिएगा। बच्चों जब एपिथेलियल टिश्यू की बात आती है तो सबसे पहले हमें उसके कैरेक्टर्स को याद रखना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी ने बहुत सारे कैरेक्टर्स की बात नहीं की, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स की बात की है। पहला कैरेक्टर ये है, इट हैज फ्री सरफेस आइदर टुवर्ड्स एनवायरनमेंट और टुवर्ड्स बॉडी फ्लूइड। यानी इसकी जो सेल है और उस सेल का जो ऊपरी सतह है, उस ऊपरी सतह को हम फ्री सरफेस कहेंगे। और इस ऊपरी सतह को हम कहां कहां देख सकते हैं, मान लीजिए स्किन हम देखते हैं तो एनवायरनमेंट की तरफ हमें दिखाई देगी, और मान लीजिए सपोज हम बॉडी के अंदर जाएं तो हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है। आप जानते हैं पेरिकार्डियल कैविटी किसकी कैविटी है, हार्ट की। प्लूरल कैविटी आप जानते हैं किसकी कैविटी है। तो इनके साइड में जो एपिथेलियल का फ्री सरफेस होगा वो बॉडी फ्लूइड्स की तरफ काउंट किया जाएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी फ्री सरफेस या तो एनवायरनमेंट की तरफ होगी, और या फिर इसकी जो फ्री सरफेस है वो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की तरफ होगी। ये इसका पहला कैरेक्टर अपने को अच्छे से याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या रहा बच्चों, कि इसकी सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। तीसरे ब्लॉक पर आप देखें सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड यानी आपस में सटी हुई हैं, और इसलिए उनके बीच में जो जगह है जिसे आप इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं वो बहुत छोटा सा है। कैसा है, बहुत छोटा सा है। लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस फाउंड इन कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल, ये इसका एक बेहतरीन कैरेक्टर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन की और आपको याद रखनी है कि मान लीजिए सपोज एक क्वेश्चन दिया जाए एपिथेलियल टिश्यू रिप्रेजेंट्स, एक ऑप्शन में हो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस और एक ऑप्शन में हो नो इंटरसेलुलर स्पेस, तो आपको जो आंसर देना है वो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस देना है। नो स्पेस वाले ऑप्शन पे हमें कोई भी टिक मार्क नहीं करना है, ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद आप देखिएगा कि हमारी स्किन का बड़ा छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया है कि कहीं न कहीं बॉडी में कवरिंग का काम कर रहा है। जब आप प्लूरल कैविटी पेरिकार्डियल कैविटी पे जा रहे हैं तो वहां भी कवरिंग का काम कर रहा है। यस, बिल्कुल नहीं बच्चों, वहां हम इसे लाइनिंग का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, लाइनिंग। जैसे मान लीजिए मैं अपने इंटेस्टाइन में ही बात कर लूं तो इंटेस्टाइन के अंदर वो कवरिंग नहीं है, इंटेस्टाइन के अंदर उसे हम लाइनिंग का नाम देंगे। तो ध्यान रखना है कवरिंग और लाइनिंग दोनों वर्ड्स में भी डिफरेंस है। ध्यान रखना कई बार ऐसा ऑप्शन भी हमें दिया जाए जिसमें लाइनिंग दे दी जाए, मान लो मैं कहूं लाइनिंग ऑफ स्किन, तो ये सही नहीं होगा। कवरिंग ऑफ द स्किन में कहूंगा तो ये एक सही ऑप्शन आपके सामने रिप्रेजेंट होता हुआ नजर आएगा। तो लाइनिंग और कवरिंग प्रोवाइड करेगा, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस रखता है, और साथ साथ बच्चों हमने कहा कि इसके पास डेफिनेटली आपके पास फ्री सरफेस यहां देखने को मिलती है। 3 पॉइंट याद हो जाएंगे सबको। अरे हेलो, ध्यान रखना है, सीधी सीधी बात है कि 3 पॉइंट यहां एपिथेलियल के इंपॉर्टेंट हैं। आपने बहुत सारे पढ़े हैं क्लास के अंदर, पर ये 3 हमें अच्छे से याद रखने हैं। अब उसके बाद आप देखिए बच्चों, जब सेल्स की हम बात करते हैं तो सेल के पास फ्री सरफेस है, और फ्री सरफेस है तो नो डाउट बॉडी के अंदर जब हम जाते हैं तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाइड हो जाती है बच्चों।
और उन्हें हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन। आपने इन मॉडिफिकेशंस का नाम बहुत जगह सुना होगा, जैसे कि मेरी ये फिंगर्स को आप देखिएगा, एक साथ ये यहां से रोटेट हो रही है, यानी इनमें मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये मोटाइल है। तो मेरे पास तीन मॉडिफिकेशन, एक माइक्रोविलाई, एक सीलिया और स्टीरियोसीलिया। बताइए मुझे कि किसके अंदर इस तरीके के मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी? सीलिया, यानी एक इसमें पावर स्ट्रोक है, दूसरा इसमें रिवर्स स्ट्रोक है। तो एक तरीका तो यह है कि हम सेल मेम्ब्रेन को मूवेबल सीलिया के अंदर इसे मॉडिफाइड कर दें, और ऐसी स्थिति यदि कहीं आती है तो हम उसके सामने कोई भी मटेरियल या स्ट्रक्चर को रखेंगे तो ये उसे पुश करेगा। यानी इस वर्ड को नाम दिया जाता है कंडक्शन। क्या देते हैं? कंडक्शन। हो सकता है कि म्यूकस हो सकता है कि कोई पार्टिकल हो, उसे मूव करना है तो सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाइड होकर सीलिया में बदली है। और जब सीलिया की बात आती है बच्चों, तो डेफिनेटली आपने बहुत सारी जगह पर ऐसे एपिथेलियम देखी है, जिसे एक नाम आपने दिया सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या नाम दिया? यदि मैं आपसे एनसीईआरटी और फास्ट ट्रैक की बात करूं बच्चों, तो हमारी एनसीईआरटी में जहां एपिथेलियल दिया है उसके 101 पेज के लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन के दो वर्ड हैं, एक फैलोपियन ट्यूब और दूसरा कौन सा? ब्रोंकियोल्स, जहां पर सीलिएटेड एपिथेलियम दी हुई है। अंडरलाइन कर लो बच्चों, ध्यान रखना है, ये दो ही एग्जांपल सीलिएटेड के याद रखने हैं, आपको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब मान लीजिए सपोज और सेल ने मॉडिफिकेशन किया किसी और जगह पर, राइट? और मान लीजिए सपोज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्टेबल फॉर्म के अंदर, अब मूवमेंट नहीं है, केवल स्टेबिलिटी है, छोटी फिंगर लाइक मूवमेंट आई या स्ट्रक्चर बनी, सॉरी, तो उससे हमने बच्चों नाम दिया माइक्रोविलाई। क्या नाम दिया? माइक्रोविलाई। और आप जानते ही हैं कि पहले मान लीजिए ऐसी सरफेस थी और बाद में इस तरीके के माइक्रोविलाई बन गए, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। यानी कि यहां पर हम एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? बेसिकली आपने एब्जॉर्प्शन का नाम ज्यादा सुना है, तो एब्जॉर्प्शन को आप ज्यादा याद रखिएगा। और जब एब्जॉर्प्शन की बात आती है तो सीधी सी बात हमारे दिमाग में आती है कि वो जगह हम ढूंढते हैं जहां पर हमें माइक्रोविलाई वाली एपिथेलियम मिल जाए। बच्चों माइक्रोविलाई बहुत सारे हैं, जैसे आपने टूथब्रश देखा है, और टूथब्रश में बहुत सारे फाइबर्स आप माइक्रोविलाई जैसे स्टेबल देख सकते हैं, तो डेफिनेटली वहां बहुत सरफेस एरिया मिल रहा है, तो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसी जगह यदि एग्जाम्पल के अंदर देखी जाए तो उसे नाम देते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्या नाम देते हैं? बॉर्डर एपिथेलियम। क्या आपने पीसीटी नाम सुना है? क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है कि नहीं है? और वहां पर मैक्सिमम मटेरियल का रीएब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए होता है क्योंकि वहां माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं। अब जब मैंने कहा कि ये स्टेबल फिंगर लाइक है, इनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए और ऊपर से इनकी शार्पनेस बढ़ा दी जाए, नीचे से ब्रॉडनेस बढ़ा दी जाए, तो उसे स्टीरियोसीलिया कहेंगे। इन स्टीरियोसीलिया में भी कोई मूवमेंट नहीं होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और ये भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। बच्चों एनसीईआरटी ने कोई नाम नहीं लिया, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, आप अपनी तरफ से याद रख लेना थोड़ा सा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम इनकी बात कर लेते हैं, तो माइक्रोविलाई और स्टीरियोसीलिया को तो सरफेस एरिया की बात जरूर करनी है, और जब सीलिया आ जाए तो आपको कंडक्शन की बात करनी है। तो कुल मिला के देखिए, चौथा पॉइंट ये आया कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसने मॉडिफाइड होकर अपना एक अलग अंदाज यहां पर बॉडी में प्रेजेंट किया है, जिसने कहीं कंडक्शन और कहीं एब्जॉर्प्शन का काम किया है। क्लियर है? अब देखिए, मैंने कहा था कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल है, तो सेल जब पास पास आएंगी तो उनमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल लिंक देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं फंक्शनल लिंक देखने को मिलेगा। अब सेल पास पास आई तो उनके अंदर बच्चों जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बनते हैं, कनेक्शंस बनते हैं, उन्हें हम सेल जंक्शंस के नाम से जानते हैं। सेल जंक्शंस की जब हम लोग बच्चों यहां बात करेंगे तो आप देखिएगा, जो सेल जंक्शंस हैं उनमें सबसे पहले आप छोटा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको सारी कहानी याद हो जाएगी। देखिए, दो सेल पास पास हैं, एक सेल से दूसरी सेल में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। मान लीजिए एक सेल से सारा मटेरियल निकल के दूसरी में चली जाए तो एक सेल न्यूट्रिएंट या सब्सटेंस डेफिशिएंट हो जाएगी, और इसलिए हमें उसे रोकना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि सारा मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, तो हमें उनके लीकेज को प्रिवेंट करना पड़ेगा, और लीकेज प्रिवेंट करने के लिए हमें उनकी मेम्ब्रेन को जगह जगह से फ्यूज करना पड़ेगा, और उस फ्यूजन को हम नाम देते हैं टाइट जंक्शन। क्या नाम देते हैं बच्चों? प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ सब्सटेंस, ये वर्ड एनसीईआरटी ने दिया है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? अब ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि हमें मटेरियल को रोकना पड़े? तो देखिए, जब सेल की लेंथ ज्यादा होती है
तो कांटेक्ट भी ज्यादा होता है, और कांटेक्ट ज्यादा है तो मेटेरियल ट्रांसपोर्टेशन का पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होता है। इसका मतलब साफ हो गया कि जब कॉल्यूमनर सेल्स आएंगी तो वहां हमें सबसे ज्यादा टाइट जंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो चाहे तो आप एग्जांपल यहां टाइट जंक्शन में कॉल्यूमनर सेल्स लिख सकते हैं, ताकि याद रहे कि हमें कॉल्यूमनर सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है? दूसरी बात, सेल्स पास पास आई तो आपस में सपोर्ट भी देना है, एक दूसरे का सहारा भी बनना है, राइट? तो हम उसे कहेंगे बच्चों सीमेंटिंग ऑफ नेबरिंग सेल्स। पास पास की सेल्स के बीच में सीमेंटिंग होना बच्चों मैकेनिकल सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमें सेल्स को पास पास लाना है, और जंक्शन का नाम हो गया एडरिंग जंक्शंस। क्या नाम हुआ बच्चों? एडरिंग जंक्शन एनसीईआरटी ने नाम दिया है, ध्यान रखना। क्लियर? लेकिन आप यहां एक वर्ड और याद रखना, डेस्मोसोम। क्या वर्ड याद रखेंगे? डेस्मोसोम एडरिंग जंक्शंस का ही एक नाम है, ध्यान रखना है। अब सहारे की जरूरत कहां पड़ी? जहां मल्टीलेयर्स होती हैं, जैसे कि हमारी स्किन के अंदर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, तो स्किन में सेल्स की लेयर हैं, तो उन सभी सेल्स के बीच में सहारे की जरूरत पड़ेगी, मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए वहां पर आपको देखने को मिलेंगे कौन से जंक्शन? एडरिंग जंक्शन देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ये तो बात हो गई मैकेनिकल सपोर्ट की, ट्रांसपोर्टेशन को रोकने की, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन भी तो जरूरी है। और जब ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है तो हमें दो सेल के बीच में छोटे छोटे से माइक्रोट्यूबुल लगाने पड़ेंगे, और माइक्रोट्यूबुल से जो जंक्शन बनेगा उसका नाम होगा गैप जंक्शन। क्या नाम होगा? गैप जंक्शन से नो डाउट हम छोटे छोटे आयंस को रैपिडली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, राइट? हम बच्चों स्मॉल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सीधा अंडरलाइन कर लो, रैपिडली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आयंस, रैपिडली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम टाइम बिग मॉलिक्यूल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द गैप जंक्शन। किसका फीचर है? गैप जंक्शन का है। आपने कार्डियक मसल्स का नाम सुना है? पूरा एक चैम्बर, चाहे राइट ऑरिकल हो चाहे राइट वेंट्रिकल हो, कोई भी हो, चारों चैम्बर्स में से वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं कि एक साइड कॉन्ट्रैक्ट किया दूसरी साइड ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है? तो सारे चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उनमें रिदम भी एक जैसी होनी चाहिए। तो उनके अंदर मैसेजिंग पहुंचाने के लिए, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको बीच बीच में गैप जंक्शन मसल्स के बीच में लगाना पड़ेगा, तब एक साथ जाके कॉन्ट्रैक्शन होगा। और उसी तरीके से जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रिकल स्नैप्स, वो भी तो गैप जंक्शन का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल स्नैप्स बनाने में और कार्डियक मसल्स के बीच में आपको गैप जंक्शन देखने को मिलेंगे, उनसे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात बच्चों यहां कर सकते हैं। क्लियर है? तो कुल मिला के 5 कैरेक्टर याद रखना। फ्री सरफेस वाला कैरेक्टर याद रखना है, कॉम्पैक्टली पैक्ड लिटिल इंटरसेलुलर याद रखना है, प्रोटेक्टिंग और कवरिंग वाला पॉइंट याद रखना है हमें, लाइनिंग और कवरिंग वाला, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन याद रखना है, और जंक्शन वाला याद रखना है। कुल मिला के एपिथेलियम के 5 कैरेक्टर एनसीईआरटी ने अच्छे से रिप्रेजेंट किए हैं। इसके अलावा बाकी आप छोड़ दीजिएगा, एनसीईआरटी में तो उनको नहीं लिखा है, बाकी आप अपने नॉलेज से याद रखिएगा। क्लियर है? अब बच्चों उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एपिथेलियम की तरफ। एपिथेलियम जो है वो 2 टाइप की आप जानते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंगल लेयर होगी तो क्या बोलोगे? और एक से ज्यादा लेयर होगी तो क्या बोलोगे? कंपाउंड बोलोगे। अब सीधा सा फंक्शन यही याद कर लो एनसीईआरटी का, कि जितनी लेयर बढ़ाओगे प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छा होगा, और जितना उसको पतला करोगे, थिनेस्ट करोगे, उतना सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा। ये 2 ही बातें एनसीईआरटी ने दोनों एपिथेलियम के लिए लिखी है बच्चों। तो जब सिंगल लेयर हो तो सिंपल बोलेंगे, सिंगल लेयर होगा तो क्या बोलोगे? क्लियर है? और सिंगल लेयर कहां कहां मिली? एनसीईआरटी ने कहा दिस इज फाउंड इन डक्ट, ट्यूब एंड कैविटीज। अंडरलाइन कर लो, ये क्या है? ऐसा पॉइंट है कि आपको कहीं की भी डक्ट दी जा सकती है, कहीं की भी ट्यूब की बात हो सकती है, कहीं की भी कैविटी की बात हो सकती है, आगे नाम लगाया जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डक्ट, ट्यूब और कैविटीज टर्म को ढूंढना है। क्लियर बच्चों? अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि जो हमारी सिंपल एपिथेलियम है उसके कई टाइप्स यहां पर बच्चों स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन यहां दे रखे हैं, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉल्यूमनर। 3 टाइप यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों देखो बहुत ही अच्छी बात है, एनसीईआरटी का भी और फास्ट ट्रैक को भी आप देखें तो पेज 101 पर एनसीईआरटी में 2nd पैराग्राफ इन्हीं तीनों मॉडिफिकेशन के बारे में बोलता है। देखिए सीधा सा याद कर लो, 3 बातें यहां याद रखनी है। एक पॉइंट स्ट्रक्चर का याद रखना है कि सेल्स कैसी हैं। दूसरा पॉइंट हमें यह याद रखना है कि जो सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या है, और तीसरा हमें यह याद रखना है कि इनका एग्जाम्पल क्या है।
तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं सिंपल स्क्वेमस की, तो स्क्वेमस का मतलब होता फ्लैट, फ्लैट सेल्स। एनसीईआरटी ने कहा फ्लैट सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज फाउंड इन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, पहला पॉइंट याद कर लीजिए। और आपको याद हो तो इरेगुलर बाउंड्रीज की वजह से और पतले होने की वजह से हम इन्हें दो नाम और देते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम और टेसिलेटेड एपिथेलियम, याद होगा आप लोगों को। ये नाम केवल मेमोरी के हिसाब से याद रखो, एनसीईआरटी ने नाम नहीं लिखे हैं। हम तो कहेंगे इरेगुलर बाउंड्रीज हैं और थिनेस्ट एपिथेलियम यहां देखने को मिल रही है, जिसे हमने नाम दिया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब बहुत पतली है तो काम क्या आएगी, फिल्ट्रेशन, छलनी की जैसे आराम से आप मटेरियल को छान लीजिए, सो फिल्ट्रेशन का काम करेगी। या हाई कंसंट्रेशन से मटेरियल को दूसरी कंसंट्रेशन की तरफ भेजना हो, लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो डिफ्यूजन के काम भी आ जाएगी। यानी सीधी बात है, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन यहां दो वर्क याद रखने हैं। और ऐसी चीज आपको कहां मिलती है बच्चों, याद कीजिएगा, जब हम इस एपिथेलियम को ढूंढते हैं तो हमें एनसीईआरटी ने तो दो ही एग्जांपल दिए, आपने बहुत सारे याद कर रखे होंगे। ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेगी और साथ साथ में एयर सैक में देखने को मिलेगी। आप सोचो वहां एयर सैक एल्वियोलाई में ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में मल्टीलेयर लगा देते तो क्या ट्रांसपोर्टेशन हो सकता था क्या गैसेज का? नहीं हो सकता था। तो इसलिए ध्यान रखना कि ब्लड वेसल्स में, और सीधी सीधी बात है बच्चों, हमारी ये जो एयर सैक है, एल्वियोलाई है, वहां आपको ये एपिथेलियम देखने को मिल जाएगी। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी ने 4 डायग्राम दिए हुए हैं, 3 तो अपन एग्जाम्पल में ले लेंगे, एक सीलिया वाला और दिया है, तो चारों एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना। दूसरा टाइप है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक सेल। अब आप सोचो फ्लैट सेल और क्यूब सेल को कंपेयर करते हैं तो थोड़ी थिकनेस बढ़ी, थोड़ी ब्रॉडनेस भी बढ़ रही है, थोड़ी हाइट भी बढ़ रही है। तो अब ये मटेरियल को अपने अंदर रख भी सकता है और कुछ मटेरियल बना के रिलीज भी कर सकता है। तो क्यूब लाइक सेल्स दैट आर रिलेटेड विद सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज कंसिडर्ड इन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, याद रहेगा। अब कहां मिलेगी, जहां सिक्रेशन करना हो, जहां एब्जॉर्प्शन करना हो, वहां मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिया है वो डक्ट ऑफ ग्लैंड्स का एग्जांपल दिया है, सीधा याद कर लो, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। साथ में उसने एग्जांपल दिया है बच्चों नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन याद रख लेना। और नेफ्रॉन तो आपको पता ही है, पीसीटी में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि पीसीटी में वही क्यूबॉइडल मिलती है, लेकिन उस पर हमें वहां माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तीसरे टाइप पर जब हम आते हैं तो सिंपल कॉल्यूमनर, जिसमें पिलर लाइक सेल्स दी हुई है, पिलर लाइक यानी लंबी सेल्स, लॉन्ग सेल्स। और इन लॉन्ग सेल्स की खास बात ये एनसीईआरटी ने लिखी है, जिसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहां एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर और डाल दिया कि इन पिलर लाइक टॉल सेल्स में न्यूक्लियस का लोकेशन बेस की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। अब दूर से जब आप देखोगे ना तो बच्चों इसका न्यूक्लियस भी इलोंगेट नजर आएगा आपको। जब आप क्यूबिकल को देखोगे तो राउंड नजर आएगा, और फ्लैट सेल को देखोगे तो भी राउंड नजर आएगा। तो न्यूक्लियस में कैसे डिफरेंस करोगे, फ्लैट सेल का राउंड, क्यूबिकल का लार्ज राउंड, और कॉल्यूमनर का इलोंगेट न्यूक्लियस। बस ये जरूर ध्यान रखना कि जो कॉल्यूमनर सेल है उसमें न्यूक्लियस जो है बच्चों वो बेस की तरफ हमें देखने को मिलेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। राइट। देन फंक्शन, इनकी लेंथ भी है, इनकी विड्थ भी है, तो सिक्रेशन भी कर सकती हैं और एब्जॉर्प्शन भी कर सकती हैं। बात समझ में आई बच्चों। फिर एक चौथा एग्जांपल और दिया गया है जिसको हम सीलिया से रिलेटेड करते हैं। कॉल्यूमनर सेल्स पर सीलिया लगा दो या क्यूबिकल पे लगा दो, एक नाम अलग से याद रख लेना, सीलिएटेड एपिथेलियम। और एग्जांपल ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब दिया गया है, एनसीईआरटी में ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये बात हुई बच्चों हमारे इन तीनों टाइप की। आपने सीलिया वाली एपिथेलियम आप देख रहे हैं, इसको हमने यहां सबसे ऊपर डायग्राम को अलग से बनाया हुआ है। और इस डायग्राम को जब आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको दो एग्जांपल नहीं भूलने हैं। कौन कौन से, चलिए बताइए, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? वेरी गुड, पक्का। चलिए मेरे साथ इन तीनों चारों के एग्जांपल रिवाइज करोगे। सिंपल स्क्वेमस का एग्जांपल बोलिए फर्स्ट, सेकंड, सिंपल क्यूबॉइडल का फर्स्ट एग्जांपल बोलिए सेकंड, कॉल्यूमनर का एग्जांपल बोलिए, अरे भाई स्टमक और इंटेस्टाइन, याद रहेगा। सीलिएटेड का एग्जांपल बोलिए नंबर 1 और नंबर 2। वेरी गुड। यानी कुल मिला के देखो बच्चों, बड़ी छोटी सी बात है, बुलवाने का पर्पज सिर्फ ये है कि हमें पता रहे कि एक दो एग्जांपल हैं, तो दिमाग पर कोई लोड नहीं आएगा, आराम से इजीली याद हो जाएगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो आप यहां पढ़ रहे हो, जो रिवाइज कर रहे हो, वो एज इट इज आपको क्वेश्चन में दिखेगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आई। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमारे पास एक और टाइप आया जिसे हमने कहा
मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम, यानी हम यहां कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं। बच्चों जब क्लासेस में पढ़ते हैं तो कंपाउंड के भी हम दो वेरिएंट निकाल देते हैं, एक स्ट्रेटिफाइड और एक हम निकाल देते हैं ट्रांजिशनल। देखिए एनसीईआरटी ने कुछ नहीं दिया, एनसीईआरटी ने कहा जब मोर देन वन सेल लेयर है तो हम उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे। क्लियर है? यानी एक सेल के ऊपर दूसरी सेल लेयर, दूसरी सेल लेयर के ऊपर तीसरी, तभी जाके वो मल्टी लेयर बनी, तो हमने उसे नाम दिया बच्चों कंपाउंड एपिथेलियम। अब आप समझ गए लेयर का नंबर बढ़ा तो सीधी सी बात है कि आप सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन कम कर पाओगे। यस, क्योंकि पतली थी एपिथेलियम तो बहुत आसानी से हो रहा था, लेयर बढ़ा दी तो कम होगा। लेकिन जब लेयर्स बढ़ी तो हमारे पास मेन रोल आ गया प्रोटेक्शन में। कुल मिलाकर बच्चों जब क्वेश्चन पूछा जाता है यहां तो आपको दो वर्ड घुमाते हैं, एक मेन रोल और एक लिमिटेड रोल। दोनों वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए। मेन रोल इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रेस। किसी टाइप का प्रेशर है, किसी टाइप का टेम्परेचर सेल पे अप्लाई हो रहा है, तो सेल के नीचे जो भी कंपार्टमेंट है उसे बचाने के लिए मल्टीलेयर काम करेगा। क्लियर? और लिमिटेड रोल हो गया सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में, जो कि यहां ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यह बात हमको ध्यान में रखना है। बच्चों बहुत सारे टाइप्स होते हैं कंपाउंड के, एनसीईआरटी ने नहीं दिए हैं, अपने को सीधा सीधा याद रखना है कि मिलता कहां है। तो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, यानी स्किन का ऊपर एपिडर्मिस वाला पार्ट मल्टीलेयर होता है। फिर मॉइस्ट सरफेस बात करें तो बकल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस, यहां बकल कैविटी नोट कीजिएगा, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। क्लियर बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड्स का एग्जांपल याद कर लो और पैनक्रिएटिक डक्ट का एग्जांपल याद कर लीजिए। देखो पैनक्रिएटिक डक्ट के बारे में तो आप जानते ही हो कि छोटी छोटी एक्सोक्राइन एसिनी, जिसे पैनक्रिएटिक एसिनी कहते हैं, वो अपना सिक्रेशन पैनक्रिएटिक डक्ट में डालेंगे और पैनक्रिएटिक डक्ट जो है वो आगे जाकर हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट के अंदर जाएगा। तो जब प्रेशर लगेगा उस लिक्विड का तो ऐसा नहीं हो कि दीवार पतली है और वो बस्ट हो जाए, इसलिए वहां पर मल्टी लेयर की कॉन्सेप्ट आई। समझ में आया? तो ध्यान रखने 4 एग्जाम्पल जो कि अपनी एनसीईआरटी ने हमें यहां पर दिए हैं। सबसे पहले पॉरीफेरा पे आते हैं। देखो नाम है पॉरी, यानी होलस, पोरस। याद आया आपको? अरे याद आया? तो वाटर कहां से आया, कौन सी कैविटी में गया, स्पंजोसील से बाहर किस होल से निकला, सिस्टम का नाम हुआ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या मैं सही कह रहा हूं? वाटर कैनाल सिस्टम सही कह रहा हूं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही कह रहा हूं, कंफर्म है। अब एआईपीएमटी का एक क्वेश्चन आया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेल एग्रीगेशन प्रेजेंट विद लाइनिंग ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो फ्लैजिलेटेड सेल इनकी लाइनिंग पे अंदर होती हैं, नाम है कोएनोसाइट। अंडरलाइन करो, कोएनोसाइट कॉलर सेल्स। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, जो कि पहले अपन एआईपीएमटी बोलते थे वहां था, तो अपने को ध्यान में रखना है बच्चों। उसके बाद हम देखें तो रिप्रोडक्शन के 2 टाइप हैं, एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द गैमेट फॉर्मेशन। और 3 एग्जांपल याद रखना है, एक अपने को साइकोन, स्पॉन्जिला और एक यू स्पॉन्जिला। कंफर्म है बच्चों? इसमें स्पॉन्जिला पे स्टार मार्क करो क्योंकि ये फ्रेश वाटर स्पंज है। साइकोन हो गया साइफा, फ्रेश वाटर हो गया स्पॉन्जिला, और बात स्पंज का नाम है यू स्पॉन्जिया। कंफर्म? आते हैं सिलेंट्रेटा पर, इसका नाम है निडेरिया। देखो नाम से याद रखो, अपने आप सारे काम याद आ जाएंगे। यहां पर एक स्टिंगिंग सेल है जो एनिमल को डिफेंस, ऑफेंस और एनकरेज में हेल्प करती है। एनकरेज का मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच होने में, डिफेंस आप जानते ही हैं, और ऑफेंस का मतलब होता है कि कोई एनिमी आएगा तो किल भी करना पड़ सकता है। तो डिफेंस, ऑफेंस एंड एनकरेज इज रिलेटेड विद सेल दैट इज कॉल्ड नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। क्या कहोगे उसे? नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट, इसलिए नाम हुआ निडेरिया। और इसके अंदर एक कैप्सूल है, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे पढ़ोगे तो उसमें सेल दी हुई है, उस सेल में कोई लेबलिंग नहीं है, ध्यान रखना। उसमें कैप्सूल बना हुआ है, एक धागा बाहर निकला हुआ है, और उस सेल का जो नाम है, उस कैप्सूल का जो नाम है वो है बच्चों निमेटोसिस्ट। क्लियर? निमेटोसाइट भी लिखा मिल जाएगा, निमेटोसिस्ट भी लिखा मिल जाएगा, इसमें कंफ्यूजन अपने को नहीं करना है। उसके बाद जब हम आगे गए तो जैसे आपने स्पंज में कैविटी को नाम क्या दिया था? स्पंजोसील। यहां की कैविटी का नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। देखो बेटा एनसीईआरटी ने तो नहीं दिया, बट आप कंपैरिजन ध्यान रखना, स्पंजोसील में डाइजेशन नहीं होता, इसका नाम गैस्ट्रो है, मतलब यहां डाइजेशन होगा,
and also related with the distribution of the digested food, so this is called vascular also. तो गैस्ट्रोवेस्कुलर में दो बातें छिपी है, डाइजेशन भी ये कैविटी करेगी और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगी, इसलिए नाम क्या है बेटा? गैस्ट्रोवेस्कुलर। और कॉमन नेम तो आप जानते हो सिलेंट्रेटा में है तो सिलेंट्रॉन कैविटी भी कह सकते हैं। कंफर्म है? उसके बाद हम देखें एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी जिसमें नीट में क्वेश्चन आ चुका है, मेटाजेनेसिस। देखिए एक वर्ड आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। अरे मेटाजेनेसिस की बात कर रहा हूं, मेटास्टेसिस की बात नहीं कर रहा, मेटामॉर्फोसिस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ये वर्ड आपको कंफ्यूज करते हैं छोटे छोटे से। और मेटाक्रोसिस की भी बात नहीं कर रहा। मेटाक्रोसिस आपका कलर चेंजिंग हो गया, मेटास्टेसिस स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल हो गया, मेटामॉर्फोसिस लार्वा का अडल्ट में बदलना हो गया। लेकिन यहां तो बात चल रही है मेटाजेनेसिस की। कन्वर्जन ऑफ टू बेसिक लाइफ फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेडुला, इज कॉल्ड यस मेटाजेनेसिस। अब सुनो ध्यान से, पॉलिप जो है वो ससाइल है। आप कैसे समझोगे? सिलेंडर के फॉर्म में समझो, सिलेंडर रखा रहता है तो ससाइल है। और मेडुसा उल्टा है क्योंकि टेंटाकल नीचे है तो वो छाते की जैसे, अम्ब्रेला की जैसे फ्लोट करता रहेगा, तो फ्लोटिंग है, स्विमिंग है, स्विमर है, ध्यान रखना। लेकिन इनको कन्वर्ट किया जा सकता है कुछ एनिमल्स में जिनका नाम है ओबेलिया एंड फाइसेलिया। यू नो अबाउट द ओबेलिया? सी फर इज कॉल्ड ओबेलिया एंड पुर्तगिश मैन ऑफ द वॉर इज कॉल्ड फाइसेलिया। अब सुनना ध्यान से, यहां इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि कौन से रिप्रोडक्शन से कन्वर्ट होंगे। तो यदि पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो क्या बनेगा, और मेडुसा में यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो क्या बनेगा? ऑप्शन उल्टे सीधे होंगे, ध्यान रखना। और इसी को हम नाम देते हैं मेटाजेनेसिस। तो 3 पॉइंट, निडेरिया नाम क्यों आया, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नाम क्यों आया, और मेटाजेनेसिस नाम क्यों आया, ये 3 प्रॉपर्टी सिलेंट्रेटा की अच्छे से याद रखना। हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है, ओबेलिया एग्जाम्पल है, फाइसिलिया एग्जाम्पल है, मैंने अभी बताया आपको। एक आता जेलीफिश, क्या नाम देते हैं उसे? ऑरेलिया। मून जेली भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? याद रखना, कॉमन नेम। फिर मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कोरल्स का नाम लिया था, और कोरल्स के साथ साथ सी एनिमोन्स भी होते हैं। फर्क क्या है बच्चों, समझो। सी एनिमोन की बॉडी सॉफ्ट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, और कोरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट इसलिए हार्ड होती है। ग्रेट कोरल रीफ का नाम सबने सुना है, मैक्सिमम एक्वेटिक स्पीसीज के डेवलप होने का एक हैबिटेट है कोरल अपने आप के अंदर। और समुद्र में गंदगी फैलाकर हम इन कोरल्स को नष्ट कर रहे हैं, तो जाने कितने जीवों के हैबिटेट को नष्ट कर रहे हैं हम लोग। ध्यान रखना है, बच्चे को ध्यान है बहुत अच्छे से। अब सुनना ध्यान से, एक नाम है एडमसिया, सी एनिमोन के फॉर्म में याद रखना। मैंड्रिना, ब्रेन कोरल, ब्रेन जैसा दिखता है। पेनेटुला, पेन जैसा दिखेगा। और गोर्गोनिया, फैन जैसा दिखाई देता है, इसलिए नाम याद रखने हैं। क्लियर बच्चों? सबसे छोटा फाइलम टीनोफोरा। 2 बेसिक बात याद रखो, कॉमन नेम तो याद हो जाएंगे। सी वॉलनट अखरोट कहा जाता है, सी गूसबेरी इन्हें कहा जाता है, और कॉम्ब जेली भी इन्हें कहा जाता है। बच्चों ये समुद्र में चमकते हुए सितारे हैं, बिकॉज वेल डेवलप्ड बायोल्यूमिनेंस फाउंड इन देयर बॉडी। अब आपसे पता है करेक्ट इनकरेक्ट में जो आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जो ज्यादा सही होता है आपका, सबसे अच्छा क्वेश्चन तो आपका यही है। यहां गलती करवाते हैं, वेल डेवलप्ड की जगह लिखते हैं पुअरली डेवलप्ड बायोल्यूमिनेंस, और पूछ लेते हैं विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चा ध्यान देता नहीं, वो सीधा बायोल्यूमिनेंस ढूंढता है, मिल गया, बोले राइट है ये तो ध्यान रखना, वेल डेवलप्ड जगह पुअरली डेवलप्ड दिया जाता है। जरा एक डायग्राम देखो आप, प्लूरोब्रेकिया का डायग्राम दिया है, और इसके बगल में टेंटाकल्स बने हुए हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टेंटाकल? 2 वर्ड दे रहा हूं, लोकोमोशन एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो कैप्चर ऑफ फूड है, ध्यान रखना, जबकि यही हाइड्रा होता तो ये लोकोमोशन में काम आते। क्यों बच्चों? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर 8 सीलियरी कॉम्प्लेट्स हैं, और सीलिया तो आप जानते ही हो मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। तो याद कर लो, अंडरलाइन कर लो, 8 एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पे अंडरलाइन 2 बार करना, क्योंकि यहां हम गलत करवाते हैं इंटरनल देकर। तो 8 एक्सटर्नल कॉम्ब प्लेट्स फाउंड ऑन देयर बॉडी एंड हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो जो टेंटाकल का फंक्शन दे रखा है ना आपको, वो कैप्चर ऑफ प्रे है, ध्यान रखना, कैप्चर ऑफ फूड है, ध्यान रखना।
ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, बायोल्यूमिनेंस वाला, लोकोमोशन किससे करेगा वो, और टेंटाकल का फंक्शन क्या है वो। ये 3 फंक्शन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना बच्चों। छोटा फाइलम है, 2 ही एग्जांपल है, याद ज्यादा रखना ही नहीं है, टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रेकिया। क्लियर? प्लेटी एलिमेंथीज पर चलते हैं, फ्लैट वर्म्स हैं, अंदर कोई कैविटी नहीं है तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट हो गए, ध्यान रखिएगा। देन एंडोपैरासाइट है, ये हमें मालूम है सबको, मोस्टली एंडोपैरासाइट में, याद रखिएगा, कंफर्म। और मैंने आपसे कहा था जब फूड लेने की बारी आई थी टेपवर्म में तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी सरफेस। तीनों पॉइंट याद रख लो, बाकी पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल पे आता हूं, प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया की खास बात आपको मालूम होगी, हाई रीजनरेशन पावर। मान लो ये पेन प्लेनेरिया है, 3 टुकड़े कर दीजिए, हर से एक नया प्लेनेरिया बनेगा। और यहां तक कि छोटी छोटी ऑसिकल्स होती हैं इस पर, आईज, ऑसिली कहते हैं उनको, वो भी हर सेक्शन में डेवलप होंगी, इसलिए वर्ड आया हाई रीजनरेशन पावर। फ्री लिविंग है प्लेनेरिया, ध्यान रखना। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रखता है अपने अंदर, ध्यान रखना। और उसके बाद जहां ट्रैक्ट नहीं है वो कौन है? टेपवर्म, टीनिया सोलियम, अंडरलाइन करो, टीनिया सोलियम। और लिवर फ्लूक जिसका नाम है फेसियोला। 3 एग्जांपल याद रखना अच्छे से, इससे ज्यादा याद नहीं रखने हैं। नेक्स्ट आए बच्चों तो एस के एलिमेंथीज, ये राउंड वर्म है क्रॉस सेक्शन में। अब राउंड क्यों हुए, ध्यान रखो, एसर्शन रीजन आता है। एस के एलिमेंथीज आर राउंड वर्म्स, तो मैं एक सीधा सा एग्जांपल दे सकता हूं, देयर इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज प्रेजेंट ड्यू टू सूडोसीलोमिक फ्लूइड इनसाइड सूडोसीलोम। इट इज राइट और रॉन्ग? राइट, क्योंकि अंदर जो लिक्विड भरा है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दीवारों पे, इसलिए इसकी शेप कैसी हो गई? राउंड हो गई। तो रीजन उसकी बॉडी में ही छिपा है, सूडोसीलोम में छिपा हुआ है, सूडोसीलोमिक फ्लूइड में छिपा हुआ है, ध्यान रखना। क्लियर? यस बेटा, थोड़ी देर और, 2 मिनट की बात है, फिर आगे हमें इसको ले जाना पड़ेगा, राइट? उसके बाद देखिए, एक वर्ड अंडरलाइन करो, पैरापोडिया, स्विमिंग में हेल्प करेगा, ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेटामेरिज्म, एक वर्ड सुना होगा आपने, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। वो 3 जगह याद रखना, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। चाहे तो लिख सकते हैं एनेलिडा के साथ में ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। बाकी कैरेक्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल 3 है, नेरीज, अर्थवर्म और हिरुडनेरिया। हेलो, हाउ आर यू? आर यू ओके? अब आया है, देखो कि लग रहा है क्लास में कोई बैठा है। चलिए आगे बढ़ते। लार्जेस्ट फाइलम का नाम बताइए। क्या ये कॉस्मोपॉलिटियन है? क्या इसमें जॉइंटेड अपेंडेज है? क्या इसके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन है? क्या बच्चों इसके पास विंग्स होंगे? मोस्टली के पास विंग्स होंगे, यस। और बैलेंसिंग स्ट्रक्चर यहां पर अंडरलाइन कर लेना, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट हो गई है। बच्चों एग्जाम्पल में 3 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्टा के नाम बताइए। एपीज, यस, हनी भी कहते, लेसिफर, और एक कौन सा? यस, बॉम्बेक्स, लैक इंसेक्ट। 3 मच्छर जिन्होंने पूरी दुनिया परेशान कर रखी है, एडीज, एनोफ्लीज और क्यूलेक्स। डिजीज के नाम याद रखना, वेक्टर हैं, पक्का? उसके बाद किंग क्रैब कौन है? लिम्यूलस। और बच्चों एक ग्रिगेरियस हर्बीवोरस पेस्ट का नाम बताइए। यस, लोकस्टा, टिड्डा, यू नो अबाउट दैट। आइए मोलस्का पर चलते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम का नाम बताओ। अब सुनना ध्यान से थोड़ा सा, इसकी बॉडी स्पेसिफिक है। बॉडी में 3 पार्ट है, हेड जिसपे टेंटाकल्स लगे हुए हैं, टेंटाकल के ऊपर आईज होती है, क्वेश्चन आ चुका है। बीच में जहां सारे सिस्टम होंगे वो विसरल मास होगा, विसरल हम्प होगा, और उसके नीचे एक मस्कुलर फुट होगा जिससे लोकोमोशन होगा। तो हेड, विसरल मास एंड फुट, ये 3 पार्टीशन याद रहेंगे। उसके ऊपर मेंटल कैविटी है जहां गिल्स होंगे, और उसके ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन है जिसका नाम है मेंटल, और उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल प्रेजेंट होगा। इस तरीके से बॉडी बनती है किसकी? मोलस्का की। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, वो अपने को ध्यान में रखना है। गिल्स प्रेजेंट कहां होंगे? मेंटल कैविटी में, कंफर्म। और रेडुला को हमने रेस्पिंग ऑर्गन नाम दिया था कि नहीं दिया था? बच्चों ध्यान से 3-4 एग्जाम्पल तो याद रख लो जो कि सिफेलोपोडा के हैं। सीपिया, लोलिगो और ऑक्टोपस, तीनों याद रहेंगे। पाइला कौन है?
एप्पल स्नेल। जरा कॉमन नेम बोलो, पाइला को क्या कहोगे? पिंक टडा, सीपिया, लोलीगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, डेंटेलियम और कीटोप्ल्यूरा। यस, ये एग्जाम्पल हमने को ध्यान में रखने हैं। इकाइनोडर्मिड्स पर ध्यान से सुनो। वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, क्या क्या काम करेगा जरा बताइए, अंडरलाइन करो। लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग और रेस्पिरेशन। कंफर्म बेटा? और साथ में एक सिमेट्री का पॉइंट बहुत अच्छा था। लार्वा में सिमेट्री कौन सी होगी और एडल्ट में कौन सी होगी? कंफर्म, यस और नो? अब देखो, इनके बोलने का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग होता है, तो इनके एग्जाम्पल याद नहीं करोगे और बोलोगे तो अपने आप ही नाम याद आ जाएगा कि इकाइनोडर्मिड्स है। एंटीडोन, कॉमन नेम बोलना है आपको। एंटीडोन, एस्टेरियस, कुकुमेरिया, ऑफ्यूरा, इकाइनस, सी अर्चिन। क्लियर? तो बच्चों ये कहानी थी हमारे नॉन कॉर्डेट्स फाइला की, एक्सेप्ट वन दैट इज कॉल्ड हेमिकॉर्डेटा। बच्चों हम साइक्लोस्टोमेटा को लेके आते हैं जो एग्नेथा का पार्ट है, एग्नेथा की क्लास है। अब आप ध्यान से सुनिए, साइक्लोस्टोमेटा में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। आप 3 बातों से साइक्लोस्टोमेटा को याद रखें। नंबर 1, अदर नेम, यानी हम इसके अदर नेम्स को ध्यान रखें। नंबर 2, क्या इसमें एब्सेंट है वो ध्यान रखें। और नंबर 3, इनमें क्या प्रेजेंट है वो ध्यान रखेंगे तो आपको सारे कैरेक्टर अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए साइक्लोस्टोमेटा नंबर 1 जॉलस फिशेज हैं, तो इनका अदर नेम हो गया जॉलस फिशेज। जिनमें जबड़े नहीं हैं उन्हें हम फॉल्स फिशेज भी कहते हैं, तो इन्हें फॉल्स फिशेज के नाम से भी जानते हैं। बच्चों आपको मैंने पहले बताया था कि इनका माउथ सर्कुलर और सक्टोरियल होता है, इसलिए समुद्र में मान लीजिए सी वाटर में इतना दूर फूड है तो ये उसे अपनी तरफ नहीं खींच सकते, यदि ये उसे सक करेंगे तो वाटर ही जाएगा। तो अल्टीमेटली सर्वाइवल वैल्यू को बढ़ाने के लिए दे अटैच्ड विद द ट्रू फिशेज, बॉडी ऑफ ट्रू फिशेज हम यहां पर कह सकते हैं। कंफर्म है? और जब ये किसी की बॉडी पर अटैच हुए तो डेफिनेटली इन्होंने वहां से टूटे हुए स्केल्स को खाना शुरू किया, और इसलिए बच्चों इन्हें नाम दिया गया स्कैवेंजर। क्या नाम दिया? स्कैवेंजर। और उनकी बॉडी पर अटैच्ड हैं, अंदर होंगे तो आपने नाम दिया था एंडोपैरासाइट। ये बॉडी पर अटैच्ड हैं तो इन्हें नाम देते हैं एक्टोपैरासाइट। तो देखो पीछे वाले वर्ड जॉ से लेके आए जॉलस फिशेज, जॉ नहीं है तो फॉल्स फिशेज, बॉडी पे अटैच्ड हैं तो एक्टोपैरासाइट, और बॉडी के साथ साथ ये टूटे स्केल्स के पार्ट खा रहे हैं तो इन्हें स्कैवेंजर भी कहा जाता है। बच्चों ये कार्टिलेजिनस से पहले आई तो इनके अंदर भी बॉडी में कार्टिलेज है, यानी बोन नहीं है। तो पहली बात याद रखें कि इनके अंदर बोन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। क्लियर है? दूसरी बात, इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते, क्योंकि पेयर्ड फिन ट्रू फिशेस में होते हैं, तो इनमें पेयर्ड होते तो ये ट्रू फिशेस के अंदर होती। तो इसलिए कहा गया कि दीज आर रिलेटेड विद अनपेयर्ड फिन्स। इनमें फिन्स होंगे तो एक एक नंबर में ही होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो बोन्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, पेयर्ड फिन्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, और इनकी बॉडी पर स्केल्स भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्केल्स होते तो फिर ये ट्रू फिशेस के अंदर आ सकती थी। क्लियर? तो क्या नहीं है? बोन्स और स्केल्स वाला पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब क्या है? इनकी बॉडी कार्टिलेजिनस है, इनका वर्टिब्रल कॉलम, इनका क्रेनियम, बच्चों ये किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। देन इनके अंदर आप जब गिल्स के नंबर देखेंगे तो 6 to 15 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, राइट? अब आपके नीट का क्वेश्चन आया एमोसीट लार्वा से रिलेटेड, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर में। बच्चों जब इनको सरवाइव करना होता है तो ये स्पॉनिंग सी वाटर में नहीं कर सकती, क्योंकि सी वाटर आप जानते हैं मैराइन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, तो वो इनके एग्स को डैमेज करेगा। सो दे माइग्रेट इन रिवर वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर। और जब ये फ्रेश वाटर में जाती हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि वाई, तो आंसर आएगा स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग के लिए इन्हें जाना है किसमें? फ्रेश वाटर में। दिस इज कॉल्ड सीजनल माइग्रेशन। इसे सीजनल माइग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, बच्चों ध्यान रखिएगा। अब जब ये वहां गई, इन्होंने स्पॉनिंग किया, तो देखिए ये सरवाइव करती है सी वाटर में, लेकिन चली गई फ्रेश वाटर में तो मेटाबॉलिकली ये धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू होंगी। फिर इन्होंने स्पॉनिंग किया तो ये और ज्यादा रिड्यूस होंगी, तो फाइनली इनके जो पेरेंट है वो फ्रेश वाटर में ही मर जाएंगे आफ्टर स्पॉनिंग। और जो स्पॉनिंग से लार्वा बनेगा उसका नाम हम कहेंगे एमोसीट लार्वा। बच्चों एमोसीट लार्वा सरवाइव करने के लिए मैराइन वाटर में आएगा,
तो धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस के थ्रू वो वापस सी वाटर में आएगा और बच्चों वहां आकर वो अपना सर्वाइवल शो करेगा। तो आप देखिए ये पहले फ्रेश वाटर में गया और वापस भी आया, लेकिन पर्पज जो था वो इसका स्पॉनिंग था, इसलिए हम एक ही साइड को माइग्रेशन में काउंट करेंगे। और यदि आप मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर जाते हैं तो ऐसे सर्वाइवल को, ऐसे सीजनल माइग्रेशन को हम कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। अंडरलाइन कर लीजिए और वहां एक डिक्टेट जरूर करना, एनाड्रोमस माइग्रेशन यहां पर हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये बात आपको सोच के याद रखनी पड़ेगी। और यदि किसी पर्पज से फ्रेश वाटर से मैराइन आना पड़े तो उसे कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? लेकिन उसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम सिर्फ इस एनाड्रोमस माइग्रेशन के एग्जाम्पल को याद रखेंगे। और प्रीवियसली ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत अच्छे से इस पॉइंट पे स्टार लगा लो बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर? जब एग्जाम्पल की बात आती है तो हम यहां दो एग्जाम्पल याद रखेंगे। नंबर 1 पेट्रोमाइजोन, उसका एमोसिट लार्वा हमने डिस्कस किया, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है मिक्सिन, जिसे हम हैग फिश के नाम से भी जानते हैं। तो यहां दो एग्जाम्पल अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन आते हैं बच्चों ट्रू फिशेस पर। ट्रू फिशेस की अपन यहां पर बात करेंगे, यानी हम सुपर क्लास स्पाइसेस पे आ चुके हैं। देखिए बच्चों, सुपर क्लास स्पाइसेस को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, कॉन्ड्रियोक्थीज एंड ऑस्टियोक्थीज। अब यहां एक बात और ध्यान देने लायक है कि स्लाइड तो मेरे पास अलग अलग है और आपके पास एक जगह लिखा हुआ है, तो इसे आप जब कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से ये याद होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इनके अदर नेम की बात करें तो कॉन्ड्रियोक्थीज को कहेंगे कार्टिलेजिनस फिश और ऑस्टियोक्थीज को हम कहेंगे बॉनी फिश। क्लियर है? सेकंड पॉइंट पर हम आए और इनका हैबिटेट देखें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ कैरेक्टर पीछे वाले ले रहा हूं वापस रिवाइज के लिए। तो कॉन्ड्रियोक्थीज केवल मैराइन फिशेज हैं, एक्सक्लूसिव मैराइन ग्रुप में आया था, याद कीजिए। और जो हमारे पास ऑस्टियोक्थीज हैं वो मैराइन भी होती हैं और सी वाटर में होती हैं, सी वाटर में होती हैं। और फिर हम एक्वेरियम में भी ले आए थे, याद कीजिएगा, हमने कहा था फ्रेश वाटर में भी हम इनको रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आप इनके बॉडी को देखिएगा। जो कॉन्ड्रियोक्थीज फिशेज हैं उनकी बॉडी पर आपको प्लेकॉइड स्केल देखने को मिलेंगे, और ऑस्टियोक्थीज में आपको बच्चों साइक्लॉइड, जिनके दो टाइप होते हैं, टीनॉइड और गैनोइड, वो देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आप देखिए इनकी बॉडी के अंदर चले तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन मिलेगा, उधर आपको बॉनी एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा। क्लियर है? सिस्टम्स पर आए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम गए तो इनकी माउथ का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेजिनस फिशेज में माउथ वेंट्रल साइड पर है और बॉनी फिशेज में माउथ जो है वो बच्चों टर्मिनल पर था, याद कीजिएगा। ओके, उसके बाद जब हम और आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो प्लेकॉइड स्केल है बच्चों, प्लेकॉइड स्केल किसमें है? कॉन्ड्रियोक्थीज में। वही यहां पर टीथ में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि उनका एक सिरा जो है, एक एंड जो है वो पॉइंटेड होता है, और वो यहां इनके टीथ में भी कन्वर्ट होता है। और टीथ जो है कॉन्ड्रियोक्थीज में वो बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, ताकि फूड अंदर जाने के बाद वापस रिवर्स बाहर नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल इन शार्क फिशेस, तो टीथ ओरिजिनेटेड बाय द प्लेकॉइड स्केल एंड दीज आर बैकवर्ड डायरेक्टेड। ये बात आपको यहां शार्क फिशेस में यानी कॉन्ड्रियोक्थीज में बच्चों अच्छे से याद रखनी है। समझ में आया आपको? तो सीधी सी बात है कि आपको प्लेकॉइड स्केल से यहां टीथ याद रखने हैं। देन उसके बाद हम आगे बढ़े तो आप देखिएगा इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा सा आपको पॉइंट रिवर्स याद रखना है। 5 to 7 पेयर्स गिल्स होते हैं कॉन्ड्रियोक्थीज में, जबकि उधर 4 पेयर्स थे। तो बेहतरीन कैरेक्टर आपको मैं इसके साथ दे रहा हूं। नंबर 1, कॉन्ड्रियोक्थीज फिशेज के अंदर बच्चों एयर ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है, और इसीलिए जो शार्क फिशेज हैं दे स्विम कंटिन्यूअसली। उन्हें हमेशा तैरना पड़ेगा, लाइफ के स्टार्ट से लाइफ के एंड तक रुक नहीं सकती, रुकेंगी तो डूब जाएंगी। सो दे अवॉइड सिंकिंग, वो डूबने से रोकने के लिए अपने पास स्विमिंग पैटर्न रखती हैं। ये बात ध्यान में रखना है। यदि एयर ब्लैडर होता तो वो इन्हें डूबने से रोक सकता था, सीधी सी बात है। तो एयर ब्लैडर कॉन्ड्रियोक्थीज में नहीं होता, जबकि ऑस्टियोक्थीज में एयर ब्लैडर देखने को मिलता है। बच्चों गिल्स के ऊपर एक कैप है ओपरकुलम, वो भी कॉन्ड्रियोक्थीज में नहीं होती, लेकिन ऑस्टियोक्थीज में आपको देखने को मिलती है। ये बात ध्यान में रखना है। दोनों टाइप की जो फिशेज हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आती हैं, यानी कि ये पोइकिलोथर्मल हैं। इनके हार्ट के चैम्बर आपको याद होंगे बच्चों, कितने चैम्बर होंगे बताइए जरा?
टू चैम्बर्ड हार्ट, जिसे आप वीनस हार्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है, आपको पता है सारी बातें। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी डिफाइन करनी है, सिर्फ कोई उसका टाइप डिफाइन नहीं करना आपको। लेकिन हां, 3 पॉइंट एनसीईआरटी के अच्छे से आप लिख लीजिए कॉन्ड्रोक्टीज में साइड में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहां आपको कॉन्ड्रोक्टीज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंट आपको खुद को डिक्टेट करना है, मोस्टली विविपेरस, ऑल विविपेरस नहीं है, मोस्टली विविपेरस होंगी, ध्यान रखना, वहीं डिक्टेट कर लो साइड में। ध्यान रखना इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, मोस्टली बच्चों ये विविपेरस है, और मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लैस्पर जो प्रीवियसली डिस्कस किया था वो भी यहां पर देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हैं और इन्हें हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन लिख लीजिए, डिक्टेट कीजिए, मोस्टली विविपेरस याद रखना है, एंड क्लैस्पर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन फाउंड इन दीज फिशेस। ओके, अब इनमें शार्क फिशेस आती हैं जिनके कुछ एग्जाम्पल हमने यहां दिए हैं। जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि आपको एग्जाम्पल बोलना है, कॉमन नेम साथ में बोलना है। बताइए फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, सेकंड कौन सा है, इसका कॉमन नेम क्या है, स्कॉलियोडॉन का कॉमन नेम क्या है, थर्ड एग्जाम्पल कौन सा है, कॉमन नेम क्या है, फोर्थ एग्जाम्पल कौन सा है, कॉमन नेम क्या है, और लास्ट एग्जाम्पल कौन सा है, यस कॉमन नेम क्या है। तो याद रहेगा आपको, ये सभी फिशेस हमें एनसीईआरटी में दी गई हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं ऑस्टियोक्थीज की तरफ, यानी बोनी फिशेस। ऑलरेडी हमने अभी सारे कैरेक्टर डिस्कस किए हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी आप देखते हैं, माउथ यहां टर्मिनल है, 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं, स्किन के अंदर हम देखें तो साइक्लोइड टाइप के आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे। बच्चों हमें यह भी याद रखना है कि यहाँ ओपरकुलम भी है और एयर ब्लडर भी यहां है। क्लियर? इसलिए हम देख सकते हैं कि जब एक्वेरियम में हम फिश को वॉच करते हैं तो ये वाली फिशेस एक जगह पर स्टेबल हो सकती हैं, जबकि शार्क फिशेस लगातार स्विम करेंगी कि नहीं करेंगी। तो इनके स्टेबल होने का रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लडर, ये अपने को ध्यान रखना है। ये भी 2 चैम्बर्ड हार्ट वाली हैं, ये भी पॉइकिलोथर्मल हैं, ये हमें यहां पर अच्छे से याद रखना है। क्लियर? हैबिटेट में मैंने आपसे कहा था कि ये फ्रेश वाटर भी हैं। ठीक है, कुछ ऐसी फिशेस हैं जो पहले डोमेस्टिकेशन में आती थी, अब तो यही याद कर लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए बताइए पहला एग्जाम्पल कौन सा है? एक्सोसीटस, कॉमन नेम। सेकंड एग्जाम्पल कॉमन नेम, थर्ड एग्जाम्पल कॉमन नेम, फोर्थ एग्जाम्पल कॉमन नेम, फिफ्थ एग्जाम्पल कॉमन नेम, सिक्स्थ एग्जाम्पल कॉमन नेम, और सेवंथ एग्जाम्पल कॉमन नेम। समझ में आया? इनमें से लेबियो को अंडरलाइन कीजिए, स्टार मार्क कीजिए, कतला को कीजिए और क्लेरियस को कीजिए, और तीनों के साथ लिख दीजिएगा फ्रेश वाटर स्पीसीज। यानी ये तीनों फ्रेश वाटर हैं, एडिबल हैं, लोगों के द्वारा एज ए फूड ये खाई जाती हैं, तो हमें ये अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर? बेटा और टेरोफाइलम जो है ये एक्वेरियम फिशेस हैं। ओके बेटा, लेकिन जो पॉइंट दिया है एनसीईआरटी में उसे हमें अच्छे से याद रखना है। अगली क्लास पर चलते हैं जिसका नाम है बच्चों रेप्टिलिया। देखिए नाम रेप्टिलिया क्यों आया? क्योंकि इनकी सर्पेंटाइन मूवमेंट है, क्रॉलिंग और क्रीपिंग जैसी मूवमेंट आपको यहां देखने को मिलती है, इसलिए हमने इसे नाम दिया है क्या? रेप्टिलिया। इसकी बॉडी पर अपन चलें तो आपको हेड भी मिलेगा, नेक भी मिलेगा, ट्रंक भी मिलेगा और टेल भी मिलेगा। एक्सेप्शन हो सकते हैं। क्लियर? लेकिन 4 पार्टीशन यहां से हमें देखने को मिलेंगे। बॉडी के ऊपर हम जाएं बच्चों तो आप देखिए यहां एपिडर्मल स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे, और जब एपिडर्मल स्केल्स हम देखते हैं तो इनकी जो सरफेस है वो ड्राई होगी, रफ होगी एंड कॉर्निफाइड होगी। छोटे छोटे कोन बने हैं इसलिए इसे कॉर्निफाइड कहा जाता है। तो ड्राई है, रफ है, कॉर्निफाइड है, लेकिन स्पेशल याद रखना रफ और ड्राई होने से एक रीजन और समझ में आता है कि इसमें ग्लैंड्स नहीं होंगी। ये नॉन ग्लैंडुलर स्किन वाला ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, क्लास है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चों? तो एपिडर्मल स्केल्स यहां देखने को मिलते हैं। जैसे आपने रेप्टाइल्स में एक एग्जांपल सुना है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल पर स्केल्स बड़ी बड़ी बोनी प्लेट्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, और एनसीईआरटी ने उसे एक नाम दिया है बोनी स्क्यूट। अंडरलाइन कर लो, बोनी स्क्यूट्स यहां देखने को मिलते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और यही स्केली स्किन स्नेक और कुछ लिजर्ड
वो अपनी बॉडी से उतार देते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्किन कास्ट। तो दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी एनसीईआरटी में और पूरे रेप्टिलिया में, एक स्किन कास्ट और एक बोनी स्क्यूट। ये दो वर्ड याद कर लेना बेटा। ये इसके ऐसा कह दो कि इसके स्पेसिफिक फीचर हैं जो जनरली एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछता है। ये बात हमको यहां पर ध्यान में रखनी है। फिर बात आती है लिम्स की, तो स्नेक में हम जानते हैं लिम्स नहीं होते, लिम्बलेस हैं। ये बात भी आपको थोड़ा सा, ये तो जनरल बात है, वैसे भी हमें याद रहती है। बच्चों ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनके अंदर आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही क्रोकोडाइल आया, यहां से कितना चैम्बर स्टार्ट हो गया? 4 चैम्बर स्टार्ट हो गया। ये बात अपने को बच्चों यहां पर ध्यान में रखना है। आईज यहां भी होंगी और टिम्पेनम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ईयर को। ये बात यहां पर भी आपको एज इट इज फॉलो करके चलना है बच्चों। इसके बाद तो यूनिसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी याद रह जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आती है। क्लियर? एग्जाम्पल पर जब हम आते हैं तो सबसे पहले क्रोकोडाइल वाले याद रखो। एक क्रोकोडिलस है जो क्रोकोडाइल है और ये इंडियन क्रोकोडाइल है। इंडियन क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर है, ध्यान रखिएगा, केवल इंडिया में ही मिलेगा। बस इसकी एक स्पीसीज जो है एलिगेटर, वो बाहर है, मैक्सिकन एलिगेटर कहते हैं उसे हम। ठीक है, तो एलिगेटर और क्रोकोडिलस ये दो वर्ड याद रखिएगा। फिर टॉर्टोइज पर आते हैं। तो टॉर्टोइज बेटा ध्यान रखना सभी जगह मिलते हैं, हमें जमीन पर भी मिलेंगे, हमें फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और हमें सी वाटर में भी मिलते हैं। तो जो टॉर्टोइज की वैरायटी जमीन पर मिलेगी वो होगा टेस्ट्यूडो। क्या कहेंगे उसे? टेस्ट्यूडो। टर्टल भी कह सकते हैं। जो पानी में मिलेगी और उसमें भी मान लीजिए सपोज वो सी वाटर में मिलती है तो उसे कहते हैं चिलोन। क्या कहते हैं उसे? चिलोन कहते हैं। और जो बच्चों फ्रेश वाटर में यानी रिवर में पॉन्ड में मिलेंगे उनका नाम होता है ट्रायोनिक्स। क्या कहते हैं उसे? ट्रायोनिक्स कहा जाता है। एक अदर वर्ड याद रख लेना कि हाँ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, लेकिन यहां दो तो आपको याद रखना है, एक टर्टल को याद रखना है और एक चिलोन को आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरी वैरायटी जिसमें दो ग्रुप आते हैं, स्नेक और लिजर्ड, दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। लिजर्ड में जब हम जाएं तो आपको मालूम है कि हम सबसे पहले वॉल लिजर्ड की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेमीडेक्टाइलस। क्या कहते हैं उसे? हेमीडेक्टाइलस। क्लियर है? एक ऐसा है जो ट्री पर भी रहता है, कैमेलियन, याद कीजिएगा। और एक जो है वो गार्डन में भी रहता है, उसे हम कहते हैं कैलोटिस। क्लियर? और आपने ये बात तो सुनी है कि गिरगिट रंग बदलता है, मेटाक्रोसिस, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो मेटाक्रोसिस की प्रॉपर्टी कैलोटिस में आपको देखनी है। किसमें देखनी है? कैलोटिस। कैलोटिस नहीं हो तो ऑप्शन में कैमेलियन को आपको सबसे पहले टिक लगाना है। कैलोटिस है जब तक तो पहले कैलोटिस को लगाएंगे, कैमेलियन हो, बोथ नहीं हो तो छोड़ देना, और यदि वो नहीं हो तो फिर हम उसके बाद कैमेलियन को वहां पर आंसर में लेके चलेंगे। क्लियर? क्योंकि गिरगिट रंग बदलता है तो गिरगिट वर्ड जनरली गार्डन लिजर्ड के लिए आता है, दैट इज कॉल्ड कैलोटिस। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। फिर आती है बात स्नेक की। तो यहां दो वेराइटीज आपसे पूछ लेते हैं, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस में तो एक याद रखिएगा, अजगर, पाइथन। और पॉइजनस में आपके सामने नीचे दिए हुए हैं यहां पर एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक में देखिए, नाजा, नाजा, यस, कोबरा। उसके बाद हम बात करें डेडली पॉइजनस, इसमें वाइपर भी आता है, वाइपरा याद रखिएगा, और बंगेरस, करत भी आता है, करेत को भी याद रखिएगा। तो 3 पॉइजनस, एक नॉन पॉइजनस याद रखिएगा। तो चलिए हम इसको रिवाइज करते हैं। पहला एग्जांपल बोलिए, फास्ट ट्रैक देखो, कॉमन नेम। दूसरा एग्जांपल, कॉमन नेम। थर्ड एग्जांपल, कॉमन नेम। फोर्थ एग्जांपल, कॉमन नेम। फिफ्थ एग्जांपल, कॉमन नेम। सिक्स्थ एग्जांपल। वेरी गुड। अब इसके बाद नीचे वाली लाइन पर आइए और वहां देखिए, वॉल लिजर्ड का नाम क्या है, जल्दी बताइए। वेरी गुड। कोबरा किसको कहेंगे? करेत किसको कहेंगे? और वाइपर किसको कहेंगे? वाइपरा। बस ये एग्जांपल याद रखने हैं।